Hello, welcome back once again in basic electronics subject. So in our last lecture we have completed a topic of thermal runaway and we have seen how to avoid it, the thermal runaway problem. And in the end we have seen the term that is stability factor. The stability factor, it is nothing but it is the ratio of change in collector current to the change in leakage current. It is denoted by capital letter S is equals to delta IC upon delta ICEO. Also, I have told you that we are going to start the types of biasing technique in our next lecture. So our today's lecture content is types of biasing techniques. So as you can see, the types of biasing techniques mentioned in your syllabus, there are three types of biasing techniques we have to study. The first one is fixed bias, second one is fixed bias with emitter feedback, and the third one is voltage divider biasing self-bias technique. Now, what is the purpose of this biasing technique? The purpose of this biasing technique in order to avoid the change of collector current with the change in leakage current, this particular technique circuits are used. Means what? Your stability factor should be maintained. Your Q point should not be changed. It must be exactly at the center of the DC load line in order to operate it as a perfect amplifier. ओके, सो ऑल ऑफ यू आर गेटिंग, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में हम लोग को स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ बाइजिंग टेक्निक, और ये बाइजिंग टेक्निक्स का क्या यूज़ है मैंने लास्ट लेक्चर में भी क्लियर किया था। इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्यू पॉइंट स्टेबल, क्यू पॉइंट को स्टेबल रखने के लिए, कलेक्टर करंट को कांस्टेंट रखने के लिए ये सारी बाइजिंग टेक्निक यूज़ होती है। तो हम लोग को एक एक करके सारी बाइजिंग टेक्निक को देखना है, अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो कौन सी है, फिक्स बाइस टेक्निक। तो एज यू कैन सी दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ फिक्स बाइस टेक्निक। नाउ इस फिक्स बाइस टेक्निक में क्या किया हुआ है, क्या अंडरस्टैंड होगा आपको, क्या समझ में आएगा। सबसे पहले तो देखो जितनी भी सर्किट डायग्राम है वो आपको सब कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन की ही दिखेगी। ऑल द बाइजिंग टेक्निक्स आर इन कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन ओनली। क्यों? क्योंकि हम लोग का ट्रांजिस्टर जो परफेक्टली वर्क करेगा एज एन एम्पलीफायर वो आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ही होता है। हम लोग ने एप्लीकेशन में देख चुके थे, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज यूज एज एन एम्पलीफायर। बाकी कॉमन कलेक्टर जो है वो आपका किससे यूज होता है, किसका यूज होता है, वोल्टेज फॉलोअर के लिए, यूनिटी फॉलोअर के लिए, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। और दूसरा आपका जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है वो प्री एम्पलीफायर के जैसा यूज़ करता है। तो मोस्टली इन एम्पलीफायर जो आपका कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होता है वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होता है। इसलिए आपको जितने भी एम्पलीफायर की सर्किट दिखेंगे ना वहाँ पे आपको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का ही डायग्राम नजर आएगा। तो अगेन फिर से अभी जो हम लोग को जो बाइजिंग टेक्निक पढ़ना है वो कौन सी बाइजिंग टेक्निक पढ़ना है, फिक्स बाइस टेक्निक। तो इस फिक्स बाइस टेक्निक सर्किट में आपको जो ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है वो जो दिख रहा है वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन का दिख रहा है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का क्या दिख रहा है, ये इमीटर टर्मिनल है जो डायरेक्टली आपकी ग्राउंडेड है। ये आपका कौन सा टाइप का ट्रांजिस्टर है, एनपीएन टाइप। ये एरो मार्क को देख के आपको समझ में आ रहा है इमीटर टर्मिनल पे जो एरो मार्क है वो आउटसाइड की तरफ है, तो दिस इज एन एनपीएन टाइप। नाउ कलेक्टर टर्मिनल पे एक रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है जिसका नाम है कलेक्टर रजिस्टर, और बेस टर्मिनल पे आपका एक रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है दैट इज बेस रजिस्टर। नाउ अब यहाँ पे क्या किया हुआ है कि दोनों को एक ही बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है जिसका नाम क्या दे दिया है, वीसीसी। या ऐसा क्यों किया है, कोई मुझे रीजन बता सकता है, या ऐसा किया है तो क्या गलत है क्या, इज दिस थिंग इज रॉन्ग? No, sir. हाँ, ये रॉन्ग नहीं है, ये सही है, क्योंकि हम लोग ने बैटरी सप्लाई दोनों का देखे थे, एक ही जैसा था, एक ही पोलैरिटी पे था। आप इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना चाहते हो, आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बाइस करना चाहते हो। हम लोग ने ऑलरेडी वो बैटरी का कनेक्शन देख चुका था, यहाँ पे भी प्लस माइनस था, यहाँ पे भी प्लस माइनस था। तो इंस्पाइट ऑफ यूजिंग टू बैटरी, यहाँ पे आपने डायरेक्टली एक ही बैटरी में उसको नाम क्या दिया है, प्लस वीसीसी से नाम देके उसको खत्म किया। ओके, तो ये दोनों की तरफ से काम हो रहा है। ये ऊपर का आपका ये जो इनपुट जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है, ये आउटपुट जंक्शन आपका क्या हो रहा है, इधर पे रिवर्स बायस हो रहा है। बैटरी का पोलैरिटी एक ही था, प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, तो दोनों को एक ही तरफ से कनेक्ट कर दिया है। तो ये नॉर्मल आपका वही कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट है। ये आपका बेस टू इमीटर वोल्टेज है, प्लस साइड माइनस साइड, और ये कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज है, वीसीई। और जो कलेक्टर टर्मिनल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आईसी,
और जो बेस का टर्मिनल में जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो है IB। तो जो बेस टर्मिनल पे जो आपका करंट फ्लो हो रहा है दैट इज नोन एज व्हाट, आपका IB। अब यहाँ पे आपको ये सर्किट को देखते हुए क्या चीज़ आपको फाइंड आउट करना है, क्या चीज़ आपको कैलकुलेट करना है टू फाइंड नंबर 1 बेस टू इमीटर वोल्टेज, नंबर 2 बेस करंट, नंबर 3 कलेक्टर करंट एंड नंबर 4 VC। तो जो भी सर्किट डायग्राम आपकी होगी ना, उस सर्किट डायग्राम को देखते हुए यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ 4 थिंग्स, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। ये 4 चीज़ का एक्सप्रेशन आपको मालूम होना जरूरी है। कोई भी सर्किट डायग्राम हो, कोई भी बाइजिंग टेक्निक हो, उन सारी बाइजिंग टेक्निक का आपको क्या यूज करना है, यू हैव टू फाइंड आउट ऑल दिस 4 थिंग्स विच आर इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अपने इनपुट वोल्टेज की। ये सर्किट डायग्राम का इनपुट वोल्टेज क्या होगा, ये सर्किट डायग्राम का इनपुट वोल्टेज क्या होगा, बेस टू इमीटर वोल्टेज। जैसा कि आपको पता है बेस टू इमीटर जंक्शन इज अ इनपुट जंक्शन, और वो इनपुट जंक्शन कैसा होता है आपका, फॉरवर्ड बाइस। तो जब आप फॉरवर्ड बाइस करोगे तो जब वो डायोड कंडक्ट करेगा तो उसके सामने उसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा, आप सबको पता है। जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है तो फॉरवर्ड बाइस होने में उसके सामने जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, सिलिकॉन टाइप का अगर सेमीकंडक्टर है तो कितना वोल्टेज रहेगा, इफ द डायोड इज फॉरवर्ड बाइस स्टार्ट कंडक्टिंग, तो उसके सामने जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 0.7 वोल्ट। तो उसी तरीके से अब ये जो इनपुट वोल्टेज है VBE, इट इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द इनपुट जंक्शन। और ये वोल्टेज अक्रॉस द इनपुट जंक्शन मतलब क्या, आप इनपुट जंक्शन को तो फॉरवर्ड बायस कर रहे हो, तो इनपुट जंक्शन को जो फॉरवर्ड बायस कर रहे हो तो इसके सामने जो अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो ऑलवेज कितना होगा, 0.7 वोल्ट का। तो VBE इसलिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपका इनपुट वोल्टेज पहले ही निकल चुका, क्लियर हो गया। VBE इज इक्वल्स टू क्या है, 0.7 वोल्ट। इसका रीजन बाजू में मेंशन किया हुआ है, एज अ पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस। तो एज अ पीएन जंक्शन फॉर डायोड फॉरवर्ड बायस, तो उसके सामने उसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना होता है, 0.7 वोल्ट का होता है। तो ये जो VBE की बात चल रही है, इनपुट वोल्टेज की बात चल रही है इस पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम में, तो इट इज नथिंग बट एक फॉरवर्ड बायस इनपुट जंक्शन, फॉरवर्ड बायस सेमीकंडक्टर डायोड है। जब फॉरवर्ड बायस सेमीकंडक्टर डायोड होता है तो उसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज होता है, 0.7 वोल्ट का होता है। तो इसीलिए VBE कितना है यहाँ पे, 0.7 वोल्ट। अब हम लोग को आगे बढ़ना है, हम लोग को मालूम करना है IB, IC, VC। तो अभी IB मालूम करने के लिए हम लोग को क्या करना है, इनपुट सेक्शन का इस्तेमाल करना है। तो ये जो इनपुट सेक्शन है, इस इनपुट सेक्शन में क्या क्या आएगा, कौन सा टर्मिनल आएगा, बेस टर्मिनल आएगा, इमीटर आएगा, ठीक है। तो बेस टर्मिनल, इमीटर टर्मिनल में अब हम लोग को IB का एक्सप्रेशन मालूम करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, वी हैव टू अप्लाई KVL एट द इनपुट साइड, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एट द इनपुट साइड। तो अभी हम लोग को यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है इनपुट साइड में। तो व्हाट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस सोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो जितने भी इनपुट साइड में वोल्टेज सोर्स है उन सब का सम करके इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो अभी देखो इनपुट साइड में क्या है, तो ये इनपुट टर्मिनल, बेस टर्मिनल को भी जो सप्लाई मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, ये बैटरी सप्लाई कहाँ से मिल रहा है, VCC से मिल रहा है। और हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो जो वोल्टेज की जो साइन है वो कहाँ कंसिडर होगी, -VCC कंसिडर होगी। तो इसके लिए देखो, जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप इनपुट साइड की तरफ अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले साइन कौन सी आई है, -VCC। फिर इसके बाद जब आप इस तरीके से ये डायरेक्शन अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हो तो ये ऊपर की तरफ प्लस होता है, नीचे की तरफ माइनस होता है, ये RB है और ये IB है। तो ये जो बेस रजिस्टर है, इस बेस रजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, IB फ्लो हो रहा है। तो द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर एंड करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज। तो इसके लिए जो वोल्टेज इस पर्टिकुलर रजिस्टर के थ्रू जो फ्लो हो रहा है, उस पर्टिकुलर रजिस्टर के थ्रू जो वोल्टेज होगा उसको रिप्रेजेंट किया हुआ किससे, IB इंटू RB। तो प्लस साइन डाल के क्या लिखा हुआ है, IB इंटू RB। और जो तीसरा वोल्टेज सोर्स आपको जो नजर आएगा इस इनपुट साइड में वो क्या नजर आएगा, VBE। इसलिए क्या लिखा हुआ है, प्लस VBE, क्योंकि आप ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जा रहे हो, प्लस साइन ऊपर है, माइनस साइन नीचे है, प्लस VBE इक्वल टू 0। तो ये आपने क्या किए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किए कहाँ पे, इनपुट साइड की तरफ। तो इनपुट साइड की तरफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किए तो क्या क्या आया, -VCE प्लस IB/RB प्लस VBE इक्वल टू 0। यहाँ पे नीचे तो कुछ है ही नहीं, इमीटर टर्मिनल में तो ना तो कोई रजिस्टर है, ना तो कोई करंट फ्लो का मार्क किया हुआ है, कुछ नहीं है।
तो इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब आप क्या करो, सारे टर्म को उधर पे राइट साइड में शिफ्ट करो, तो माइनस वीसीसी का प्लस वीसी होगा, वीसीसी होगा, प्लस आईबीआरबी का माइनस आईबीआरबी होगा, प्लस वीबी का माइनस वीबी होगा। हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं आईबी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने में। हम लोग को क्योंकि सेकेंड चीज क्या फाइंड आउट करना है, आईबी। तो आईबी का एक्सप्रेशन मालूम करने के लिए या माइनस आईबीआरबी को ही राइट साइड में रखो, बाकी दो टर्म को इधर पे लेफ्ट साइड में रखो। वीसीसी माइनस वीबी लेफ्ट साइड में रखे, माइनस आईबीआरबी को राइट साइड में शिफ्ट किए, और ये आरबी जो मल्टीप्लीकेशन का था उसको लेफ्ट साइड में भेज दिए, तो डिवीजन में आ गया। तो फाइनली वी गॉट द एक्सप्रेशन ऑफ आईबी। so therefore IB is equals to क्या एक्सप्रेशन मिला, VCC minus VB upon RB। तो VCC minus VB upon RB, this is the expression of IB। तो अगर आपको IB मालूम करना है तो IB मालूम करने के लिए आपको ये एक्सप्रेशन का यूज करके IB मालूम करना पड़ेगा। व्हाट इज योर सप्लाई, बैटरी सप्लाई, VCC माइनस VB बेस टू मीटर वोल्टेज जो फिक्स होता है 0.7 और अपॉन RB बेस रजिस्टर की वैल्यू। तो इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, यू आर एबल टू फाइंड आउट द IB वैल्यू। अब बात चल रही नेक्स्ट, आपका थर्ड जो है वो क्या है, आउटपुट करंट। तो आउटपुट करंट IC, तो आपको रिलेशन पता है बीटा से, IC इजिकल्स टू क्या होता है, IC इजिकल्स टू क्या होता है, बीटा टाइम्स IB। करंट गेन इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज द रेशियो ऑफ IC अपॉन IB। तो अगर आपके पास IB मालूम है तो IC आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ से आपको IB मालूम पड़ जाएगा, तो IC आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, बीटा का मल्टीप्लीकेशन विद IB। बीटा तो मालूम होता है गेन, गेन कितने का मैन्युफैक्चर देता है वो बना के, कितने का गेन है, तो बीटा मल्टीप्लाई बाय आईबी यू विल गेट आईसी। तो आईसी का एक्सप्रेशन आपको यहाँ से मिल गया, आईसी इज इक्वल टू बीटा टाइम आईबी। तो आपका आईसी भी मालूम हो गया। अब लास्ट चीज बची हुई है, वो कौन सी बची हुई है, वीसीई। तो वीसीई के लिए मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्किट डायग्राम है इसके आउटपुट सेक्शन में केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा। आउटपुट पार्ट में जिस तरीके से इनपुट पार्ट पे केवीएल अप्लाई किए थे, वैसे ही आउटपुट पार्ट में, आउटपुट सेक्शन में अभी हमको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट बोथ अननोन थिंग दैट इज वीसी आउटपुट वोल्टेज। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे अप्लाई केवीएल एट द आउटपुट साइड। अब जब आप केवीएल आउटपुट साइड पे अप्लाई करोगे तो आपको फिर से यहाँ से जाना पड़ेगा, माइनस वीसीसी प्लस आईसीआरसी प्लस वीसी इक्वल टू 0, माइनस वीसीसी प्लस आईसीआरसी प्लस वीसीई इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ आपने इधर पे लिखे, और यही चीज़ को अगर आप घुमा दोगे, ये मैंने माइनस वीसीसी बोला था प्लस आईसीआरसी बोला था प्लस वीसी इक्वल टू 0 बोला था, अगर आप इस टर्म को चेंज कर दोगे, सारी टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस वीसीसी का प्लस वीसीसी प्लस आईसीआरसी का माइनस आईसीआरसी और प्लस वीसीई का माइनस वीसी इक्वल टू 0। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट विच एक्सप्रेशन, ओनली VCE। तो VCE को खाली उधर पे रहने दो, तो आपको VCE का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, VCE का एक्सप्रेशन आपको मिलेगा VCC माइनस ICRC। तो VCC आपका बैटरी सप्लाई माइनस IC जो आपको यहाँ से मिला जो अननोन था, और RC जो कलेक्टर रजिस्टर की वैल्यू। तो VCE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VCC माइनस ICRC। तो हम लोग ने क्या किया, ये सर्किट डायग्राम को देखे, जो बाइजिंग टेक्निक थी, उस बाइजिंग टेक्निक से हमको चारों चीज तो मालूम होना चाहिए। क्या क्या मालूम होना चाहिए, व्हाट इज द VB ऑफ दिस सर्किट, व्हाट इज द IB ऑफ दिस सर्किट, व्हाट इज द IC ऑफ द सर्किट, एंड व्हाट इज द VC ऑफ द सर्किट। नाउ ये जो आपने सर्किट देखे ना, फिक्स बाइज टेक्निक, ये नॉर्मल आपका बाइजिंग टेक्निक सर्किट था जो आपने पहले भी पढ़ चुके हो, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की जब मैं सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ाया था, तो ये वही सर्किट डायग्राम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसका क्या इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे आपका बाइजिंग टेक्निक जो स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे थे हम लोग, उसमें कहाँ पे क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, इसमें कुछ भी तो नहीं समझ में आया। हाउ कलेक्टर करंट इज कांस्टेंट, कलेक्टर करंट कैसे कांस्टेंट रहेगा इसमें। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये जो सर्किट डायग्राम है आपका नॉर्मल सर्किट डायग्राम है, इसलिए इसका नाम क्या है, फिक्स बायस, जो नॉर्मल आपका फिक्स रहता है इस पर। नाउ ये सर्किट डायग्राम जो हम लोग पढ़े, ये इतना अच्छा स्टेबलाइजेशन नहीं प्रोवाइड करता है। ये नॉर्मल आपने सर्किट डायग्राम आपने पढ़े, इस एक्सप्रेशन में हम लोग को कहीं पे भी कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। अब आईसी जो आ गया। अब आईसी किसकी वजह से चेंज होगा, अब आईसी आपका देखो चेंज होगा किसकी वजह से, आईबी की वजह से, बेस करंट की वजह से। और बेस करंट की वजह से चेंज होगा, बेस करंट आपका इनपुट में आप चेंज करोगे तो आईसी चेंज होगा। और क्या चीज़ की वजह से चेंज हो सकता है, बीटा, अगर गेन, अगर फॉर एग्जांपल इसका कोई टेम्परेचर की वजह से बीटा
चेंज होगा तो जाहिर सी बात है फिर आपका कलेक्टर करंट चेंज हो जाएगा। बीटा जो है ना आपका गेन, ये आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है जो मैन्युफैक्चर डिजाइन करके देता है। अगर टेम्परेचर की वजह से बीटा गेन की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो चेंज होगी तो इनडायरेक्टली क्या होगा, कलेक्टर करंट चेंज होगा। तो इन शॉर्ट बताने का मतलब ये है कि ये सर्किट डायग्राम जो हम लोग ने पढ़े इतना, इस पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम में आपका स्टेबिलिटी इतना अच्छा मेंटेन नहीं होता है। ये पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम में प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग आगे की दूसरी टेक्निक्स पे जाते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स इन दिस सर्किट डायग्राम, फिक्स बाइस टेक्निक, जो आप फिक्स बाइस टेक्निक में फिक्स बाइजिंग अप्लाई कर रहे हो, द बाइजिंग इज फिक्स्ड, जो एक ही तरीके की बाइजिंग है वो फिक्स है। तो इन दिस सर्किट डायग्राम द स्टेबलाइजेशन, द स्टेबिलिटी ऑफ कलेक्टर करंट, स्टेबिलिटी ऑफ क्यू पॉइंट इज नॉट गुड। यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर होता है, टेम्परेचर की वजह से उसकी वैल्यू चेंज होती है और पुअर रिजल्ट होता है इसमें। तो आपको यही सब चीज़ इधर पे दिखाई देगा इसके पर्टिकुलर सर्किट के पॉइंट में। स्टेबिलिटी ऑफ द सर्किट इज वेरी पुअर कंपेयर टू द अदर बाइजिंग टेक्निक बिकॉज, अब यहाँ पे रीजन दिया हुआ, बिकॉज इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस मैग्नेटिक कैरियर करंट ICEO एंड बीटा ऑल्सो इंक्रीजेस। तो मैं जो आपको बात बता रहा था कि ये सर्किट डायग्राम में क्या प्रॉब्लम है कि इस पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है बाकी की बाइजिंग टेक्निक से। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है कुछ भी कॉज की वजह से, तो वो लीकेज करंट को तो इंक्रीज करेगा, बीटा को भी इंक्रीज करेगा। जो बीटा जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है। हालांकि बीटा जो है वो हर सर्किट डायग्राम में ही इन्वॉल्व होगा, लेकिन वहां पे कंपेंसेशन करते हैं हम लोग। इस सर्किट में कंपेंसेशन नहीं था कुछ उसका, तो ICEO भी इंक्रीज होगा, बीटा भी इंक्रीज होगा। ड्यू टू दिस कलेक्टर करंट इंक्रीजेस विच रिजल्ट इन शिफ्टिंग ऑफ क्यू पॉइंट। तो इसकी वजह से क्या होगा, कलेक्टर करंट चेंज होगा और जो रिजल्ट क्या देगा, आपका क्यू पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। क्यू पॉइंट एकदम एग्जैक्टली स्टेबल नहीं रहेगा, क्यू पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सर्किट डायग्राम का जो है प्रॉब्लम है, स्टेबलाइजेशन इसका इम्प्रॉपर है, अच्छा नहीं है, गुड नहीं है, नॉर्मल सर्किट डायग्राम ही है ये। तो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ फिक्स बायस? तो इसका एडवांटेज क्या है? बस एडवांटेज ये कि सर्किट इज वेरी सिंपल टू डिजाइन एंड मिनिमम कंपोनेंट्स आर यूज। सर्किट जो थी वो नॉर्मल कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की सर्किट थी और सबसे कम कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं इस सर्किट डायग्राम में। बाकी के सर्किट डायग्राम में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी यूज होगा जो अभी हम लोग देखेंगे। आई होप आप लोग को ये नॉर्मल सर्किट डायग्राम आपको समझ में आया होगा। ये नॉर्मल सर्किट डायग्राम है जो हम लोग पहले भी देख चुके थे। तो सेम सर्किट डायग्राम वी हैव सीन, बट उसको थोड़ा अलग तरीके से अलग पैटर्न में देखे और अलग चीज़ें सब मालूमात हासिल की इसमें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्किट दैट इज फिक्स्ड बायस विद इमीटर फीडबैक। अब आपको यहाँ पे नाम से ही मालूम पड़ जाएगा ये सर्किट डायग्राम में और पुरानी सर्किट डायग्राम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली एक चीज़ का फर्क आ गया, विथ इमीटर फीडबैक दे दिया। यहाँ पे इमीटर फीडबैक मतलब ये है, अगर इफ यू प्रॉपरली ऑब्जर्व दिस इन दिस सर्किट डायग्राम देयर इज इमीटर रजिस्टर आल्सो इंक्लूडेड। प्रीवियस सर्किट डायग्राम में इमीटर टर्मिनल में कोई इमीटर रजिस्टर नहीं था। नाउ इन दिस सर्किट डायग्राम जो आपकी सेकंड टाइप है जिसका नाम क्या है, फिक्स बायस विथ इमीटर फीडबैक, इस पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम में क्या किया है, इमीटर टर्मिनल पे इमीटर रजिस्टर को भी इंक्लूड किया हुआ है और इससे ही आपका क्या आ रहा है, स्टेबलाइजेशन आ रहा है। जो पुरानी सर्किट में स्टेबिलिटी इम्प्रॉपर थी, वो इम्प्रॉपर स्टेबिलिटी को इस पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम में रिमूव किया गया विद द इंक्लूजन ऑफ इमीटर रजिस्टर। तो इस इमीटर रजिस्टर को इंक्लूड करके आपने क्या किया, अपने सर्किट डायग्राम में स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया। तो हम लोग जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कैसे क्या हुआ इस पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम में, क्या आ गया ऐसा, इससे क्या हो गया। तो प्लीज पे अटेंशन। तो ये बिल्कुल वैसे ही सर्किट डायग्राम है। कैसे ही सर्किट डायग्राम है आपका, क्या है इसके अंदर, नॉर्मल आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे नीचे इमीटर रजिस्टर इंक्लूड कर दिया है। तो इमीटर रजिस्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, IE। तो अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप की बात करूंगा इधर पे, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वो क्या होगा, VE। तो VE इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू RE। तो वोल्टेज ऑफ इमीटर इज नथिंग बट करंट IE इंटू रजिस्टर RE। बाकी सारी चीज आपको वैसे ही दिखाई देगी, RC भी है, RB भी है, IB है, IC है, ये VC है, ये VB है। तो अगेन ये सर्किट डायग्राम को देखते हुए हम लोग को क्या मालूम करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द 4 थिंग्स, VBE, IB, IC
एंड VCE। तो चारों चीज़ को वापस से हमको मालूम करना है। सबसे पहले इनपुट वोल्टेज VBE, तो अगेन इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस करोगे तो फॉरवर्ड बायस PM जंक्शन डायोड के जैसा काम करेगा, जिसके अक्रॉस में वोल्टेज हमेशा कितना मेंटेन होगा, 0.7 वोल्ट। तो ये तो आग बंद करके आपको लिख देना है, हमेशा ट्रांजिस्टर में जो VBE है उसकी वैल्यू कितना रहेगी, 0.7 वोल्ट, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस PM जंक्शन डायोड है। इनपुट जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस में उसके अक्रॉस में वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है, 0.7 वोल्ट का। तो VBE इज इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट। अब यहाँ पे क्योंकि इंक्लूजन आपने RE का इंक्लूड किया हुआ है, तो इमीटर, रजिस्टर, इमीटर, करंट, ये सब भी पिक्चर में आएगा आपका। तो अभी यहाँ पे पहले फाइंड आउट किया गया एक्सप्रेशन IE का। तो I इज इक्वल्स टू, पहले तो आपको नॉर्मल एक्सप्रेशन मालूम है, इमीटर करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये हम लोग ने वर्किंग में पढ़ चुके थे। जो टोटल इमीटर करंट है वो डिवाइड होता है किसमें, बेस करंट में और किसमें, कलेक्टर करंट में, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर I इज इक्वल्स टू सम ऑफ IB प्लस IC। नाउ आपने इधर पे IB को एज इट इज ऐसी रखे, और IC क्या होता है कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन में, बीटा टाइम्स IB। ये प्लस नहीं है, ये इनटू है, प्लीज करेक्शन कर लेना। ये IC इज इक्वल्स टू क्या है, बीटा मल्टीप्लाई बाय IB, क्योंकि आपका बीटा का फॉर्मूला आपको पता है, IC अपॉन IB होता है। बीटा इज इक्वल्स टू क्या, IC अपॉन IB। तो यहाँ पे IB को भेज दोगे तो बीटा इंटू IB इज इक्वल्स टू IC। तो ये जो एक्सप्रेशन में जो IC था, इस IC को हम लोग ने रिप्लेस किया किससे, बीटा IB से। नाउ IB को आपने कॉमन लिया, तो IB को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस बीटा। तो I इज इक्वल्स टू, आपको एक्सप्रेशन मिल गया, इमीटर करंट का एक्सप्रेशन क्या मिला, IB को कॉमन लिया, 1 प्लस बीटा। तो IB इंटू 1 प्लस बीटा। तो ये आपने यहाँ तक आपने नॉर्मल चीज़ आप तक करके रखे हो, आपने I को मालूम करके रखो, I का एक्सप्रेशन क्या है, IB इंटू 1 प्लस बीटा। ना अभी वापस से वही चीज़ हम लोग मालूम करते हैं, अगर आपको बेस करंट का एक्सप्रेशन मालूम करना है तो इनपुट साइड में क्या करो, KVL को अप्लाई करो। तो इनपुट साइड में KVL को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस VCC आएगा, प्लस IBRB आएगा, प्लस VB आएगा, और प्लस IERE भी आएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, क्योंकि ये भी चीज़ इंक्लूड हो गई। इमीटर टर्मिनल में इमीटर रजिस्टर भी इंक्लूड हो गया, तो इसके सामने भी जो वोल्टेज होगा वो भी पिक्चर में आएगा। तो यहाँ पे पिक्चर में जो आएगा वो क्या आएगा, IERE। तो इसलिए आप KVL अप्लाई कर रहे हो, तो मैंने जैसे बताया माइनस VCC प्लस IBRB प्लस VBE प्लस IERE इक्वल टू 0। तो जब आप राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे सबको, तो माइनस VCC का प्लस VCC हो जाएगा, प्लस IBRB का माइनस IBRB हो जाएगा, प्लस VBE का माइनस VBE हो जाएगा, और प्लस IERE का माइनस IERE हो जाएगा। ओके, नाउ अब ये जो एक्सप्रेशन में जो I है, इस I को रिप्लेस करो जो आपने फाइंड आउट किया था ऊपर। तो आपने I का एक्सप्रेशन क्या फाइंड आउट किया, IB इंटू 1 प्लस बीटा। तो यहाँ पे I की जहाँ पे IB इंटू 1 प्लस बीटा को आपने पुट किया, बाकी बाजू में RE एज इट इज ऐसी है। अब आपके पास IB की कितनी टर्म्स है, एक ये टर्म है IB और एक ये टर्म है IB। तो ये दो टर्म में से IB को कॉमन ले लो, तो बचा क्या आपके पास, VCC माइनस VBE, यहाँ से माइनस IB को आपने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, RB प्लस, और यहाँ पे क्या बचा हुआ टर्म है, 1 प्लस बीटा इंटू RE। ठीक है, तो हमने क्या किया है, माइनस IB को कॉमन लिया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा क्या, RB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू RE, क्योंकि इसका IB यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, हम लोग को क्योंकि IB का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम लोग इतना कर रहे हैं। तो ये जो टर्म है माइनस IB ब्रैकेट RB प्लस 1 प्लस बीटा RE, अब इसको राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो ये माइनस टर्म उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपने उधर पे राइट साइड में शिफ्ट किया, तो ये जो माइनस टर्म था उधर जाके प्लस हो गया। लेफ्ट साइड में क्या बचा, VCC माइनस VBE। तो लेफ्ट साइड में बचा VCC माइनस VBE, और राइट साइड पे आपका क्या आ गया, IB ब्रैकेट RB प्लस 1 प्लस बीटा RE। नाउ ये टर्म मल्टीप्लीकेशन में अगर उसको लेफ्ट साइड में भेजोगे तो डिवीजन में आ जाएगा। सो देयरफॉर फाइनली IB का एक्सप्रेशन आपको क्या मिला, VCC माइनस VBE अपॉन RB प्लस 1 प्लस बीटा RE। तो ये एक्सप्रेशन आपको क्या मिला, IB का। तो अगर आपको बेस करंट कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू फाइंड आउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, VCC माइनस VBE अपॉन RB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू RE। तो इस तरीके से आप ये क्या करोगे, बेस करंट का वैल्यू मालूम करोगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और जब एक बार बेस करंट मालूम पड़ जाता है, तो बेस करंट मालूम पड़ता है तो कलेक्टर करंट कैसे मालूम पड़ेगा, बाय बीटा इंटू IB।
जस्ट आप बीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको IC मिल जाएगा। तो 3 चीज़ मालूम पड़ गई अभी यहाँ तक। VBE मालूम पड़ गया, बेस करंट मालूम पड़ गया, कलेक्टर करंट मालूम पड़ गया। फोर्थ चीज़ बाकी है, दैट इज़ VCE। तो VCE को मालूम करने के लिए ये हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जो आउटपुट सेक्शन है उस आउटपुट सेक्शन में क्या अप्लाई करना पड़ेगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपको आउटपुट सेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसा लास्ट सर्किट डायग्राम था वैसे ही खाली इंक्लूजन ऑफ क्या आ गया इधर पे, इमीटर रजिस्टर आ गया, तो वो भी पिक्चर में आएगा। तो जब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आउटपुट सेक्शन में अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -VCC प्लस ICRC प्लस VCE प्लस IERE। तो अगर आप उसको एक तरफ शिफ्ट कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस VCC हो जाएगा, माइनस ICRC हो जाएगा, माइनस VCE हो जाएगा, माइनस IERE हो जाएगा, इक्वल टू 0। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट VCE। तो इस माइनस VCE को राइट साइड में शिफ्ट करो, वो प्लस हो जाएगा। तो आपको फाइनली VCE का एक्सप्रेशन मिलेगा, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC माइनस IERE। क्योंकि अब सारी चीज़ मालूम है, इसके लिए ये एक्सप्रेशन आप कर लोगे। जो चीज़ मालूम नहीं थी इसके लिए हम लोग को मालूम करना पड़ता था पहले। अब जैसे ये एक्सप्रेशन में अगर आप आई लिखते तो आपको मालूम नहीं था, तो इसके लिए पहले हम लोग को आई का एक्सप्रेशन मालूम करना पड़ा। तो आई हम लोग ने मालूम किया इन टर्म्स ऑफ IB से। तो इस तरीके से हम लोग ने ये पहले फाइंड आउट किया एक एक चीज़, ताकि सारी चीज़ मालूम होना चाहिए तभी तो कैलकुलेट होगा। अगर एक भी चीज़ अननोन रहेगी तो हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट। तो इसलिए पहले हम लोग ने क्या किया, IE को मालूम किए इन टर्म्स ऑफ IB में। तो I इज इक्वल टू क्या था, IB इंटू 1 प्लस बीटा। फिर उसको ये एक्सप्रेशन में पुट किए, ये एक्सप्रेशन में पुट करके देन फाइनली वी हैव फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ IB। अब इसमें सारी चीज़ मालूम है, VCC भी मालूम है, VBE भी मालूम है, बेस रजिस्टर भी मालूम है, रजिस्टर इमीटर भी मालूम है, बीटा की वैल्यू तो मालूम ही रहती है मैन्युफैक्चर से। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ मालूम रहेगी तो वी आर एबल टू फाइंड आउट दिस IB वैल्यू। अब IB मालूम पड़ गया तो सिमिलरली IC मालूम पड़ जाएगा बीटा IB मल्टीप्लाई करके। और लास्ट वाली चीज़ जो थी VCE के लिए आउटपुट सेक्शन में KVL अप्लाई किए तो उसकी वैल्यू मालूम पड़ गई, VCC माइनस ICRC माइनस IERE। क्योंकि अब आप सब चीज़ आपको मालूम है, आई भी मालूम है आपको, आई आपने पहले ही फाइंड आउट करके रख चुके हो, IB मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बीटा। तो ये करके आपको मिल जाएगा इधर पे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ मालूम पड़ गई। अब देखो मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ, ये सर्किट डायग्राम तो आपने सब चीज़ देख लिए, चारों चीज़ का एक्सप्रेशन मालूम कर लिए। मेन चीज़ ये है कि हाउ स्टेबलाइजेशन इज इम्प्रूव। कि जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए हम लोग ये सर्किट डायग्राम पढ़ रहे, स्टडी कर रहे हैं, कि लास्ट वाली सर्किट डायग्राम में स्टेबलाइजेशन अच्छा नहीं था, पुअर था, तो ये सर्किट डायग्राम में मीटर रजिस्टर को इंक्लूड कर दिए। तो हाउ स्टेबलाइजेशन इज इम्प्रूव, कैसे इसमें स्टेबलाइजेशन इम्प्रूव हुआ, वो चीज़ को अभी आपको यहाँ पे जानना है, ये फ्लो चार्ट के थ्रू। देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हाउ दिस सर्किट हेल्प अस इन बायस स्टेबलाइजेशन, इन स्टेबलिंग द कलेक्टर करंट वैल्यू, इन स्टेबलाइजिंग द क्यू पॉइंट वैल्यू। तो जैसे कि अभी यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो देन लीकेज करंट ICEO विल इंक्रीज। जाहिर सी बात है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लीकेज करंट इंक्रीज होगा। ये नॉर्मल सिनेरियो जो हम लोग ने पढ़ चुके हैं। अब ये लीकेज करंट इंक्रीज हुआ तो वो क्या करेगा, किसको इंक्रीज करेगा, लीकेज करंट बढ़ा तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा। साथ ही साथ में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, IE इमीटर करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। लीकेज करंट क्या करेगा, आपके कलेक्टर करंट को बढ़ाएगा, और किसको बढ़ाएगा, आपके इमीटर करंट को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि ये चीज़ कहाँ पे आ रही है, आपकी आउटपुट के पिक्चर में आ रही है, कलेक्टर करंट। और इसी तरीके से वही फ्लो में आपके नीचे की तरफ आपको क्या दिख रहा है, इमीटर करंट। तो ये दोनों चीज़ को क्या करेगा, कॉज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो लीकेज करंट आपका बढ़ा तो लीकेज करंट ने क्या कॉज किया, कलेक्टर करंट और इमीटर करंट को क्या किया, बढ़ाया। तो अगर इमीटर करंट बढ़ेगा, व्हाट विल हैपन, सो इमीटर वोल्टेज VE विल आल्सो इंक्रीज, बिकॉज VE क्या होता है, I इंटू RE, है ना। हम लोग ने इमीटर रजिस्टर लगाने की वजह से क्या होगा, अब पहले सिर्फ खाली कलेक्टर करंट इंक्रीज होता था, अब इमीटर करंट भी आ गया, तो इमीटर करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इमीटर करंट बढ़ा तो जाहिर सी बात है क्या बढ़ेगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा ना, क्योंकि RE तो कांस्टेंट है, दिस इमीटर रजिस्टर इज कांस्टेंट। अगर कोई चीज बढ़ी इन दोनों में से तो ये वाली चीज तो बढ़ेगी। तो अगर इमीटर रजिस्टर, इमीटर करंट बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, इमीटर वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, इमीटर वोल्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि RE तो कांस्टेंट है। तो इमीटर करंट कॉज हुआ इंक्रीज, तो इमीटर वोल्टेज विल आल्सो इंक्रीज। नाउ कमिंग टू द एक्सप्रेशन VBE,
आपको बेस टू इमीटर वोल्टेज का मालूम है एक्सप्रेशन, तो बेस टू इमीटर वोल्टेज कितना होता है, 0.7 वोल्ट फिक्स होता है। ओके, तो VBE जो है जिसका आप अगर कंसिडर करोगे दो पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस, तो ये जो VBE है, तो दिस VBE इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ VB माइनस VE, द वोल्टेज एट बेस टर्मिनल माइनस वोल्टेज एट इमीटर टर्मिनल। VBE is nothing but the difference of two nodes, two terminals, बेस वोल्टेज माइनस इमीटर वोल्टेज। तो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए इधर पे इसको VBE as VB is equals to VB minus VE, so VBE will decrease। तो क्या हो जाएगा, VBE क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका बेस वोल्टेज तो फिक्स है, बेस वोल्टेज इज फिक्स, तो आपका चेंज क्या होने वाला है, यहाँ पे VBE बढ़ा, सॉरी VE बढ़ा, तो VE बढ़ा तो अब ये क्या कॉज कर देगा, जो आपका VBE जो वोल्टेज 0.7 वोल्ट था वो क्या हो जाएगा, घटेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि VBE का एक्सप्रेशन क्या है, VB माइनस VE। VBE का एक्सप्रेशन क्या है, VB माइनस VE। अब इमीटर वोल्टेज तो आपका बढ़ गया, तो इमीटर वोल्टेज बढ़ गया तो इट विल कॉज व्हाट, इट विल कॉज डाउनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन VBE। तो आपका VBE क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसके कंपेंसेशन में VE बढ़ा तो क्या हो जाएगा, VBE घटेगा ये एक्सप्रेशन में, क्योंकि ये तो फिक्स है। और अब VBE बढ़ जाएगा तो इनपुट वोल्टेज अगर कम होता है, ये सर्किट का अगर इनपुट वोल्टेज कम होगा तो ऑटोमेटिकली फिर वो क्या कॉज करेगा, आपके इनपुट करंट को कम करेगा। अगर VBE सप्लाई इधर पे जंक्शन की तरफ अगर ये घटेगा तो फिर ये क्या कॉज करेगा, आपके इनपुट करंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इस तरीके से IB आपका कम होगा, और अगर IB कम होता है तो ऑटोमेटिकली IC विल ऑल्सो डिक्रीज, बिकॉज IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB। तो अगर IB को आप कम करवा दे रहे हो तो IC को आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली वो कम होगा। तो इस तरीके से कंपेंसेशन हुआ, जो IC आपका बढ़ता था लीकेज करंट की वजह से, तो आपने ये सर्किट डायग्राम में इमीटर रजिस्टर लगाने की वजह से इमीटर वोल्टेज पिक्चर में आया, इमीटर वोल्टेज पिक्चर में आया, तो इमीटर वोल्टेज आया तो इमीटर वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इमीटर वोल्टेज इंक्रीज होने की वजह से आपका बेस टू इमीटर वोल्टेज कम होगा, डिक्रीज होगा। और जब बेस टू इमीटर वोल्टेज यानी इनपुट वोल्टेज कम होता है तो ऑटोमेटिकली इनपुट करंट विल डिक्रीज, एंड दिस इनपुट करंट विल कॉज डिक्रीज इन आउटपुट करंट ऑल्सो IC। तो इस तरीके से ये पूरा घुमा फिरा के आपका क्या है, कंपेंसेशन होता है। हाउ दिस सर्किट इज प्रोवाइडिंग द कंपेंसेशन इन ऑर्डर ऑफ चेंज इन अनसर्टेन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से अगर मान के चलो लीकेज करंट बढ़ता है, तो वो लीकेज करंट क्या कॉज करेगा, आपके कलेक्टर करंट को बढ़ाएगा। तो अब यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम में सिर्फ कलेक्टर करंट नहीं बढ़ रहा है, साथ ही साथ में इमीटर करंट भी बढ़ रहा है। तो इमीटर करंट बढ़ेगा तो इसके सामने का वोल्टेज बढ़ेगा, और ये वोल्टेज जब बढ़ेगा तो ये कॉज करेगा आपके बेस टू इमीटर वोल्टेज को डिक्रीज करने में। बेस टू इमीटर वोल्टेज क्या है, VB माइनस VE। तो ये VBE जो है वो इस पर्टिकुलर इंक्रीज होने की वजह से ये इमीटर टर्मिनल की तरफ जो वोल्टेज बढ़ेगा तो ये इनपुट वोल्टेज को घटाएगा फिर। तो ये इनपुट वोल्टेज घट गया तो इनपुट का करंट घट जाएगा, और इनपुट का करंट घटा तो ऑटोमेटिकली आउटपुट का करंट घट जाएगा। तो इस तरीके से ये कंपेंसेशन हुआ। क्या कंपेंसेशन हुआ, यानी जो अनसर्टेन राइज हो रहा था वो ये ऑटोमेटिकली कंपेंसेट हो गया इसकी वजह से। तो इन दिस वे जो चीज़ जहाँ पे थी वो वहाँ पे ही मेंटेन रहेगी। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड हो रहा है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, हाउ द स्टेबलाइजेशन इज अचीव इन दिस पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम। तो ये इमीटर रजिस्टर को इंक्लूड करने की वजह से इमीटर वोल्टेज पिक्चर में आया, और वो इमीटर वोल्टेज ने कॉज किया आपके इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज करने में। इनपुट वोल्टेज डिक्रीज होगा तो इनपुट करंट डिक्रीज होगा, इनपुट करंट डिक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट डिक्रीज होगा। समझ में आई बात। तो ये इमीटर वोल्टेज कब बढ़ेगा ये भी याद रखो, जब आपका इमीटर करंट बढ़ेगा, और वो इमीटर करंट किसकी वजह से बढ़ रहा था, लीकेज करंट की वजह से। तो मैं बात कर रहा हूँ उसी की, अनसर्टेन टेम्परेचर राइज होने की वजह से। तो टेम्परेचर राइज होने की वजह से ये सब काम होगा, लीकेज करंट बढ़ेगा, लीकेज करंट बढ़ेगा तो फिर वो कलेक्टर करंट इमीटर करंट को बढ़ाएगा, और फिर वो सब कंपनसेशन होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस सर्किट। तो एडवांटेज क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ क्यू पॉइंट इज गुड एज कम्पेयर टू फिक्स बाइस टेक्निक। तो फिक्स बाइस टेक्निक से तो इसका स्टेबिलिटी अच्छा है, वहाँ पे तो आपको कुछ समझ में नहीं आया था स्टेबिलिटी कैसे अचीव हुआ। यहाँ पे तो आपको बाइस स्टेबलाइजेशन किस तरीके से अचीव होता है वो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ। स्टेबिलिटी ऑफ क्यू पॉइंट इज गुड एज कम्पेयर टू
फिक्स बायस टेक्निक, डिसएडवांटेज में यहाँ पे खाली क्या दिया हुआ है, मोर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड। तो वो नंबर ऑफ कंपोनेंट मतलब इमीटर रजिस्टर आपने इंक्लूड किया इस सर्किट डायग्राम में। और लास्ट इसमें सर्किट इज कॉम्प्लिकेटेड टू डिजाइन। तो जब डिजाइन की बात होगी, सब वैल्यू को कैलकुलेट करने की बात होगी, तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, क्योंकि आपने फार्मूला देखे, कितने सारे फार्मूलाज इन्वॉल्व है इसमें, हर एक चीज़ को मालूम करने के लिए व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आई बी, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आई ई। तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो डिज़ाइन के हिसाब से सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुई, एक कंपोनेंट का इंक्लूजन हुआ, तो मोर नंबर ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। ये इसका डिसएडवांटेज है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो लास्ट कंटेंट है, जो लास्ट टॉपिक है, इस पर्टिकुलर बायसिंग टेक्निक का जो लास्ट टाइप है वो है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग टेक्निक, जिसको और एक नाम से जाना जाता है, जिसको बोला जाता है सेल्फ बायस टेक्निक। तो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग टेक्निक बोलो, सेल्फ बायस टेक्निक बोलो, एक ही नाम है इसका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बायसिंग टेक्निक है। आप प्लीज़ इसको याद रखना, जब भी आप आगे चल के ना पढ़ोगे ना, स्टडी करोगे ना, तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ये बायसिंग टेक्निक में यूज़ होता है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग टेक्निक में। अब बहुत सारी सर्किट डायग्राम देखोगे ना, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का, एम्पलीफायर, सी एम्पलीफायर, तो यू विल फाइंड आउट दिस बायसिंग टेक्निक ओनली। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन विद वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग टेक्निक ही आप लोग देखोगे हर जगह पे। तो क्या है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग टेक्निक में, जरा आप लोग देखो, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगता है इसमें। आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल पता है क्या? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़े होंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो इधर पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगता है ये सेल्फ बायसिंग टेक्निक में। क्या है जरा देखो, ये आपका कलेक्टर का टर्मिनल पे कलेक्टर रजिस्टर आईसी, इमीटर टर्मिनल पे इमीटर रजिस्टर आरई। अब हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ एक बेस रजिस्टर देखे थे। नाउ इन द इनपुट सेक्शन देयर इज नो ओनली बेस, देयर आर टू रजिस्टर R1 एंड R2। तो ये दोनों फॉर्म करते हैं आपके वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। दिस R1 एंड R2 आर फॉर्मिंग वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग बिकॉज यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगता है। तो इनपुट में जो एक ही रजिस्टर था आरबी, अभी सर्किट डायग्राम में आपको दो रजिस्टर नजर आएगा, आरबी के बदले में R1 एंड R2। There is no only RB, there are two resistors R1 and R2 and these two resistors are forming voltage divider biasing। और ये दो रजिस्टर ही आपके क्या फॉर्म करने जा रहे हैं, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग टेक्निक को फॉर्म करने जा रहे हैं। तो इसके लिए इसका नाम है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग टेक्निक सेल्फ बायस, क्योंकि इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल लगता है। वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। वोल्टेज डिवाइडर रूल लगता है, पहले तो आप सर्किट डायग्राम में चेंजेस को ऑब्जर्व करो। इस सर्किट डायग्राम में क्या चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो, in spite of only register RB there are two register use R1 and R2 which are parallel to each other। ये दोनों आपस में पैरेलल है, R1 एंड R2। ये बीच में नोड है ना, तो नोड की वजह से इनको पैरेलल बोलते हैं, R1 एंड R2। अब आपको समझ में आएगा, देखो अभी मैं समझाता हूँ कैसे आएगा आपको। सबसे पहले आपको चार चीज मालूम करना है, VBE, IB, IC, VCE। तो VBE जो है वो बेस टू इमीटर वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग डायोड का फिक्स रहता है 0.7 वोल्ट। नाउ ये जो नोड वोल्टेज है जिसको बोलते हैं VB वोल्टेज, इस नोड वोल्टेज को मालूम करने के लिए हम लोग को क्या अप्लाई करना है, वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करना है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस VB बेस वोल्टेज, खाली सिर्फ बेस वोल्टेज की बात करो, सिर्फ बेस वोल्टेज की, VB जो बेस टर्मिनल का वोल्टेज है। तो अगर ये नोड का वोल्टेज आपको मालूम करना है, तो यहाँ पे मालूम करने के लिए आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करना है। व्हाट इज वोल्टेज डिवाइडर रूल आपको पता है, अपोजिट रजिस्टर अपॉन सम ऑफ रजिस्टर इनटू इनपुट वोल्टेज, उसको बोलते हैं वोल्टेज रजिस्टर। नहीं पता आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल? तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है कि अगर आपको कहीं पे भी कोई नोड के पास में अगर आपको वोल्टेज मालूम करना है, तो उसका रूल कैसा है, अपोजिट रजिस्टर अपॉन सम ऑफ द रजिस्टर इनटू इनपुट वोल्टेज, ये है। तो ये पर्टिकुलर नोड के पास अभी जो अपोजिट रजिस्टर है जो आपको दिख रहा है वो क्या है, R2। तो इसके लिए इधर पे लिखा हुआ न्यूमरेटर में R2 अपॉन सम ऑफ द रजिस्टर। तो सम ऑफ द रजिस्टर क्या आएगा, R1 प्लस R2। प्लीज करेक्शन कर लेना, यहाँ पे इंटू लिखा हुआ है, ये इंटू नहीं रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रहेगा, R1 प्लस R2। अपोजिट रजिस्टर R2 अपॉन सम ऑफ द रजिस्टर R1 प्लस R2 इंटू इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज क्या आ रहा है इधर पे, सप्लाई वोल्टेज क्या आ रहा है, VCC।
तो ये वोल्टेज डिवाइडर रूल लगता है ये वीबी को मालूम करने के लिए, बेस वोल्टेज को मालूम करने के लिए, इसलिए वोल्टेज डिवाइडर बाइजिंग टेक्निक बोलते हैं इसको। तो वोल्टेज डिवाइडर बाइजिंग टेक्निक में आपने वोल्टेज डिवाइडर का रूल अप्लाई किए। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है कि अगर आपको कोई नोड के पास वोल्टेज मालूम करना है तो उस वोल्टेज मालूम करने के लिए पहले अपोजिट रजिस्टर डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रजिस्टर्स इनपुट वोल्टेज। तो इसका अपोजिट रजिस्टर जो था वो R2 था, सम ऑफ रजिस्टर जो हुआ R1 प्लस R2 इंटू इनपुट का वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा है वो क्या है VCC। तो इस तरीके से आपको बेस वोल्टेज मालूम पड़ेगा। और VBE क्या होता है, VB माइनस VE। तो VBE इज इक्वल टू क्या होता है, VB माइनस VE। तो आपके पास VE मालूम करने का एक्सप्रेशन मालूम पड़ गया। तो VB कितना वोल्ट है, 0.7 वोल्ट। तो जो VE अननोन था वो क्या हो गया, VB माइनस 0.7 करके। तो VE इज इक्वल टू क्या हो गया, VB माइनस 0.7। और VE क्या होता है, I इंटू RE। तो I क्या हो जाएगा, V अपॉन RE। तो हम लोग को एक एक चीज मालूम करना पड़ता है ना। अभी आई मालूम करने के लिए आपको ऊपर का वी मालूम करना पड़ेगा। तो वी मालूम करने के लिए आप कहाँ से मालूम किए, यहाँ से मालूम किए, आई इंटू आर ई। तो वी इज इक्वल टू सॉरी वी इज इक्वल टू क्या मालूम किया आपने, वी बी माइनस 0.7। तो वी बी माइनस 0.7 करके आपने ये वी को मालूम किए। और वी से आपने क्या मालूम किया, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर ई। और आई इज इक्वल टू एक्सप्रेशन आपको पता ही है, ये हम लोग ने प्रीवियस सर्किट डायग्राम से देख चुके थे। आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस बीटा इंटू आई बी। और आई बी क्या होता है, आई अपॉन 1 प्लस बीटा। इस एक्सप्रेशन में आपको दिखेगा आई बी इज इक्वल टू क्या, आई अपॉन 1 प्लस बीटा, क्योंकि आपने आई मालूम कर लिया ना यहाँ से, आई मालूम कर लिया वी अपॉन आर। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना निकालने का, कैलकुलेशन करने का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग हुआ है। सबसे पहले ये वोल्टेज डिवाइडर रूल से वी मालूम किए, और वी माइनस वी करके आपने वी को मालूम किए, और वी को मालूम किया तो आपने आई को मालूम कर लिए। तो ये सारी चीज़ इस तरीके से गई है, प्रोसीजर बाय प्रोसीजर। और एक बार जब आई मालूम पड़ गया तो ये एक्सप्रेशन का यूज़ किया, 1 प्लस बीटा इंटू आई बी। और ये एक्सप्रेशन को यूज़ करके आपने आई बी को मालूम कर लिए। सो आई बी इज इक्वल टू क्या आया, आई अपॉन 1 प्लस बीटा। और एक बार आई बी कैलकुलेट हुआ तो आई सी आपका कैलकुलेट हो जाएगा, बीटा टाइम्स आई बी। और के वी एल अप्लाई करोगे आउटपुट साइड में तो जो आपको वी सी ई का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस आई आर। तो जो चार चीज़ आपकी अननोन थी वो चारों चीज़ आपने इधर से कैलकुलेट कर लिए। खाली निकालने का थोड़ा सा प्रोसीजर अलग हुआ है। सबसे पहले खाली वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज़ करके वी मालूम किए, और वी से आपने फिर मालूम किए वी, और वी से आपने फिर मालूम किया आई। क्योंकि आई का यूज़ कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, आई बी निकालने में, आई बी निकालने में, आई बी निकालने में। तो इस तरीके से चारों चीज़ मालूम पड़ गई। बाकी स्टेबलाइजेशन देखो सेम है, वैसे ही है। जो आपका इमीटर रजिस्टर जो आया है तो वही स्टेबलाइजेशन जो आपने सेकंड सर्किट डायग्राम में पढ़े, तो वही सेकंड सर्किट डायग्राम में जो स्टेबलाइजेशन पढ़े वो यही है। खाली इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल में टेक्निक यूज हो गया, अलग यूज हो गया। इस सर्किट डायग्राम में थोड़ा सा टेक्निक सिस्टम आपने खाली क्या किया, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। यहाँ पे वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी थी, तो उसके लिए वहाँ पे प्रॉब्लम था। और ये सबसे बेस्ट टाइप की बैच स्टेबलाइजेशन टेक्निक है। तो इसका एडवांटेज में आपको क्या दिखाई देगा, एक्सीलेंट स्टेबलाइजेशन इज अचीव विद द हेल्प ऑफ आर ई इमिटर रेजिस्टेंस से। और डिसएडवांटेज में आपको खाली एक ही चीज दिखाई देगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर मोर। सबसे ज्यादा कंपोनेंट्स कौन सी बाइजिंग टेक्निक में यूज होता है, वोल्टेज डिवाइडर बाइजिंग टेक्निक में यूज होता है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर मोर। बाकी सबसे बेस्ट स्टेबलाइजेशन टेक्निक जो है, जो मानी गई है तीनों में, वो सबसे बेस्ट स्टेबलाइजेशन टेक्निक यही है। कौन सी टेक्निक है, ये आपकी वोल्टेज डिवाइडर बाइजिंग टेक्निक, जिसको सेल्फ बाइजिंग बोलते हैं, जो खुद से सेल्फ बाइजिंग प्रोवाइड करता है, खुद से सेल्फ बाइजिंग प्रोवाइड करता है। और कौन सा रूल यूज होता है इसके अंदर, जिसलिए इसको वोल्टेज डिवाइडर बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज होता है क्योंकि यहाँ पे R1 और R2 जो जिस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन यूज हुआ है रजिस्टर का, तो वहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगता है। व्हाट इज वोल्टेज डिवाइडर रूल, द वोल्टेज एट नोड इज इक्वल टू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस इनटू इनपुट वोल्टेज। तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VCC। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ आपकी इधर पे खत्म हुई। तो दैट्स दी एंड ऑफ योर थर्ड चैप्टर। यहाँ पे हम लोग ने अपना जो ट्रांजिस्टर का जो टॉपिक था, चैप्टर था, वो यहाँ पे हम लोग ने ख़त्म किए। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर with the help of this biasing technique we have ended this chapter number 3। आई होप मैंने आप लोगों को समझा पाया हूँ, कोशिश किया मैंने, आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू प्रॉपरली। समझ में आया आप लोगों को, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है क्या?
No, sir. ओके, तो ठीक है, फिर इससे रिलेटेड जो है मैं असाइनमेंट आपको भेजूंगा, आपको पहुंचाऊंगा। प्लीज़ उस सब असाइनमेंट को पढ़ो, अच्छे से करो, स्टडी करो, थोड़ा टाइम दो आप लोग भी, ज़रा ध्यान से देखो अच्छे से। थैंक यू all of you for joining, listening, understanding. Stay safe, stay at home. Thank you very much.